Welcome students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12th Political Science chapter number 2 और आज की क्लास की वीडियो में हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे जो कि हमने फर्स्ट क्लास की वीडियो में भी कवर किए थे। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और क्वेश्चन के ज़रिए हम और भी अपने चैप्टर को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट आता है हमारे पास आसियान के 3 मुख्य स्तंभों के बारे में बताइए, हम उनके उद्देश्य बताइए। तो देखिए इसका आंसर यह है कि आसियान के 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम उठाए गए और ये उठाए 2003 में। फर्स्ट आता है हमारे पास आसियान सुरक्षा समुदाय, ये फर्स्ट स्तंभ है हमारा। इसका उद्देश्य क्या है देखिए, क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाने की सहमति पर आधारित। बेसिकली जो हमारे क्षेत्रीय विवाद होते हैं, कोई भी जाति में विवाद हो गया किसी भी, तो वो इतने आगे तक ना जाए कि सैनिक कार्रवाई करनी पड़े, तो वो बताया गया है क्षेत्रीय विवाद को सैनिक टकराव तक ना ले जाने की सहमति पर आधारित है ये। सेकेंड आता है आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायता करना, इसका मेन मोटिव है। और आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करता है। तो इसका मतलब यह है कि बेसिकली आर्थिक रूप से सभी लोगों के ऊपर काम करना, जितनी भी जनता है, और सभी के बाजार के उत्पादन को तय करना, जो भी हमारे आसियान में जुड़े हुए देश हैं। तो बेसिकली ये दो स्तंभ हमारे हो गए, एक स्तंभ और बचा है। स्तंभ आता है हमारे पास आसियान सामाजिक आर्थिक समुदाय। इसका उद्देश्य क्या है, इस क्षेत्र में टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देना। सिंपल, ये हमारे 3 स्तंभ हैं, 3 पिलर हैं जिसके ऊपर हमारे आसियान ने काम किया है और आसियान चला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि चीन द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए उठाए गए किन 3 कदमों की व्याख्या कीजिए। देखिए फर्स्ट कदम आता है हमारे पास, चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। देखिए जो हमारी पहली चीन की अर्थव्यवस्था थी वो बंधी हुई अर्थव्यवस्था थी, ना ही किसी देश के अंदर हम एक्सपोर्ट कर सकते थे, ना ही किसी देश के अंदर हम इम्पोर्ट कर सकते थे। यानी हमारी जो जितनी भी अर्थव्यवस्था की ट्रांजेक्शन्स थी वो अदर देशों से सब कुछ हटी हुई थी। जो कुछ भी हमें करना होता था अपने देश के अंदर ही बनाना पड़ता था, देश के अंदर ही उसको यूज़ करना पड़ता था। परंतु जो हमारे नेता आए उन्होंने सोचा कि बेसिकली हम अगर इस अर्थव्यवस्था के अंदर चलते रहे तो हम ग्रो कभी नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने इस एकांतवास की नीति को समाप्त किया और 1972 के अंदर अपना आर्थिक और राजनीतिक वे में अमेरिका के साथ पहला संबंध जोड़ा, जो कि सबसे बड़ा प्रयास माना जाता है। सेकंड आता है 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिक के 4 प्रस्ताव रखे। तो बेसिकली जो हमारी पहले जो चीज़ें थी वो सब प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ करती थी, सभी चीज़ें जो हुआ करती थी वो सरकार के अंदर हुआ करती थी। परंतु जो 1973 में बना नए प्रधानमंत्री आए चाउ एन लाई, उन्होंने इन क्षेत्रों पर ध्यान दिया, जैसे कि कृषि, उद्योग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये सरकार के अंडर रहेंगी तो ये कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये खेत हमारे अंडर रहेंगे तो जो मजदूर होंगे, जो किसान होंगे काम करने वाले, वो तो ये सोचेंगे कि भाई हमें तो अपना खाने के लिए निकालना है बस, और जितनी उगाई जा रही सिर्फ उतनी होगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, जो सब ये जब प्रॉफिट लेगी सरकार ही लेगी। तो उन्होंने सोचा जब हम इन सभी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, यानी जब किसी की अपनी ज़मीन होगी तो वो उसमें दिल लगा के काम करेगा, उसकी अपनी मेहनत से भी डबल काम करेगा, ताकि जो भी क्रॉप्स उगेंगी, जो भी चीज़ उगेगी, उससे अल्टीमेटली फ़ायदा किसे पहुंच रहा है, उससे पहुंच रहा है, और अल्टीमेटली हम देखें तो उसका फ़ायदा देश को पहुंच रहा है। तो उन्होंने ये सब चीज़ें सोची और इन सभी को एक इसमें औद्योगिकरण करा और प्रस्ताव रखे, और जो कि अपनाए भी गए। फिर आता है लास्ट पॉइंट हमारे पास 1978 में तत्कालीन नेता देंग शियाओपिंग चीन ने आर्थिक सुधारों के लिए खुले द्वार की नीति की घोषणा कर दी। यानी कि अब जो हमारे नेता आए 1978 में देंग शियाओपिंग, उन्होंने क्या करा, अपनी अर्थव्यवस्था को पूरा खुले द्वार की नीति में तब्दील कर दिया कि अब हम हर एक देश से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट करेंगे, हम भी अपना माल बिकेंगे, हम भी दूसरों का माल खरीदेंगे। तो बेसिकली ये थे हमारे उठाए गए 3 कदम जो कि चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चीन तथा भारत बड़ी आर्थिक शक्तियों के रूप में उभर रहे हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कोई 3 तर्क देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए या व्याख्या कीजिए। तो यस, हम बिल्कुल सहमत हैं। तो पहले हम बात करते हैं चीन के संदर्भ में, यानी चीन के फेवर में। तो वैश्विक स्तर पर चीन एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुका है। जापान, अमेरिका, रूस के साथ अपने मतभेदों को कुछ हद तक सुलझा भी लिया है। साथ में लैटिन अमेरिका व अफ्रीकी देशों में निवेश कर रहा है। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन चुका है। तो ये थे चीन के संदर्भ में, और इन्होंने 3 कारण पूछे। कारण तो बहुत सारे बन सकते हैं, बट ये कुछ 3 कारणों की वजह से हमारा चीन की अर्थव्यवस्था उत्थान कर रही है। अब हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में, यानी फेवर ऑफ भारत के संदर्भ में क्या है। भारत परमाणु संपन्न देश है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की बड़ी इसका सदस्य देश है। भारत ने कोविड महामारी में बांग्लादेश, भूटान आदि देशों को वैक्सीन भेजकर सहायता दी,
और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महामारी की रोकथाम के लिए सहायता भी की। तो ये था हमारे भारत के संदर्भ में, और ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो आज के समय में देख रहे हैं तो भारत और चीन जैसे देश ग्रो करने पे यानी डेवलपिंग के प्रोसेस पे हैं। तो हो सकता है जो हमारी करंट सिचुएशन चल रही है उसके बेस पे क्वेश्चन आ जाए। अगर उसके बेस पे कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो यही आएगा। सो आपको इसको पढ़ना है अच्छी तरीके से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन आता है अब 21वीं सदी का जापान एक नए शक्ति के रूप में उभर रहा है, कथन के पक्ष में कोई 3 तर्क दीजिए। तो यस, उभर रहा है वो। तो जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है और वह कच्चे माल का आयात करता है, इसके बावजूद भी उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद बनाने में प्रसिद्ध है ये। यानी इसके पास प्राकृतिक संसाधन काफ़ी कम है, कच्चे माल का ये आयात भी किया करता है, बट उसके बाद भी ये उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद बनाने में प्रसिद्ध है, जैसे कि सोनी, पैनासोनिक, होंडा, सुजुकी प्रसिद्ध कंपनी ब्रांड इसी के ही हैं। सेकंड आता है पॉइंट हमारे पास, जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और थर्ड आता है आबादी के लिहाज से जापान का विश्व में 11वां स्थान है, यानी आबादी के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रखा है इसने अपने देश को। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपके लिए और इसका आंसर आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि यूरोपीय संघ एक आर्थिक संगठन से आधिकारिक राजनीतिक संगठन में विकसित होने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। यानी जो यूरोपीय संघ बनाया था वो बेसिकली क्या बनाया था, अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, परंतु वो आर्थिक स्थिति को ठीक करते करते एक राजनीति की स्थिति में तब्दील हो गया। इसकी पुष्टि कीजिए, इसको स्पष्ट कीजिए कि आखिर कैसे कैसे। तो इसका आंसर आपको करना है, और अगर आपको अपना आंसर मुझे दिखाना है तो इंस्टाग्राम के अकाउंट पर आप मुझे फॉलो करके वहाँ पर अपने आंसर को मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। सो आई होप आपकी आज की क्लास की वीडियो में सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास की वीडियो से हम नेक्स्ट क्लास की वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे और उसके भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। थैंक यू।